बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको रेखा संगठन तथा रेखा और कर्मचारी संगठन ये दोनों में अंतर बता रही हूँ। सबसे पहले अधिकार। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको दोनों का मीनिंग समझाया, रेखा संगठन, रेखा और कर्मचारी संगठन का आशय, विशेषता, गुण दोष बताया। आज हम दोनों में अंतर देखेंगे। तो पहला है अधिकार, सत्ता। ये अंतर का आधार है। रेखा संगठन में अधिकार व सत्ता एक रेखा के रूप में प्रवाहित होती है तथा रेखा और कर्मचारी संगठन, इसमें भी जो है अधिकार और जो सत्ता होती है वो एक रेखा के रूप में ही प्रवाहित होती है। फिर है आदेश की एकता। रेखा संगठन, इसमें जो है आदेश की एकता का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात इसमें किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होता है। जबकि रेखा और कर्मचारी संगठन ये जो होता है, इसमें अधिकारी के साथ साथ एक विशेषज्ञ भी होता है। मैंने बताया है आपको पिछले क्लास में कि सलाह देने वाला एक विशेषज्ञ भी होता है, तो वो सलाह देने का कार्य करता है। इसके बाद है अनुशासन। रेखा संगठन जो है, इसमें अनुशासन कठिन होता है, इसलिए इसको सैनिक संगठन का भी नाम दिया गया है। रेखा तथा कर्मचारी संगठन, इसमें अपेक्षाकृत अनुशासन कम कठोर होता है। दायित्वों का निर्धारण। रेखा संगठन में दायित्वों का निर्धारण सरलतापूर्वक किया जा सकता है, जबकि जो रेखा तथा कर्मचारी संगठन होता है, इसमें चूँकि विशेषज्ञ होते हैं, तो विशेषज्ञ होने के कारण दायित्वों के निर्धारण में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि उनके द्वारा इंटरफेयर किया जाता है। अगला है अंतर का आधार, निर्णयन। जो रेखा संगठन होता है, इसमें निर्णय संबंधी अधिकार जो है उच्च प्रशासन को होता है, तो निर्णय आसानी से लिया जा सकता है। जबकि रेखा व कर्मचारी संगठन में कुछ विशेषज्ञ होते हैं, तो पहले उनसे सलाह लेनी पड़ती है, तो इस तरीके से निर्णय लेने में विलम्ब हो जाता है। वैसे भी आपको पता है कि अकेला व्यक्ति होता है तो बहुत आसानी से निर्णय ले लेता है, और यदि उनके साथ कोई और विशेषज्ञ को जोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा निर्णय लेने में विलम्ब तो होता ही है। तो इस तरीके से हमने देखा रेखा संगठन तथा रेखा व कर्मचारी संगठन में अंतर। आगे आज मैं और आपको समझाने जा रही हूँ औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो वास्तव में औपचारिक संगठन होता क्या है? औपचारिक संगठन मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं, वो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जागरूकता के साथ जो है संगठन बनाते हैं किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो इसे हम कहेंगे औपचारिक संगठन। मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में होता है, इसके अलावा इनका उद्देश्य एक समान होता है और सभी लोग एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, तो इसे हम कहेंगे औपचारिक संगठन। वास्तव में ये जो औपचारिक संगठन है वो स्थायी होता है, जो प्रत्येक सहभागी को कार्य एवं व्यवहार को प्रत्येक सहभागी के कार्य एवं व्यवहार को ये प्रभावित करती है। औपचारिक संगठन वास्तव में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती है। इसमें जो सत्ता का भारार्पण होता है वो ऊपर से नीचे होता है। इसमें जो सदस्य होते हैं उनके अधिकार और दायित्व बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। वास्तव में ये जो औपचारिक फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही बनाया जाता है। इसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है और साथ ही साथ इस प्रकार के संगठन में नियम, चार्ट, विधान, नीतियाँ व योजनाएं जो हैं वो निश्चित होती हैं। तो ये था औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन के कुछ लाभ भी हैं। इसमें औपचारिक संगठन में अधिकार और कर्तव्य की स्पष्ट व्याख्या होने के कारण किसी प्रकार का कोई मतभेद होने की संभावना नहीं होती। इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आसानी से हम संगठन बना सकते हैं। अगला है, इसमें संगठन में कार्य का दोहराव नहीं होता और इसके अलावा समस्त कार्य सामान्य नियम और सिद्धांत के अनुसार होते रहते हैं। चूँकि अधिकार और दायित्व सबके स्पष्ट होते हैं, तो इसलिए कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं होती।
अब हम देखें औपचारिक संगठन के कुछ दोष भी हैं। लाल फीताशाही, लाल फीताशाही का मतलब होता है नियम और कानून का बहुत ज़्यादा बंधन। तो ये जो औपचारिक संगठन जो कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती है, तो इस संगठन में चूँकि अधिकारियों का बोलबाला रहता है तो तानाशाही यहाँ पे पनपती है। इसके अलावा इसमें कभी कभी अधिकारों का दुरुपयोग भी होता है। इसके अलावा श्रम और पूंजी में कभी कभी टकराव की भी स्थिति निर्मित होती है। और इसके अलावा जो है इस प्रकार का जो संगठन है, इसमें इस प्रकार के संगठन में पहलपन का अभाव